हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल। तो हम लोग आज इस वीडियो में एक्सिस बैंक के यंग बैंकर प्रोग्राम के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। ये प्रोग्राम क्या होता है, इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है, क्या फ्रेशर इसे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या फिर इस कोर्स को करने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है, आपका ग्रेड क्या रहता है और आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहता है, और आपको आपका प्रीफर्ड होम लोकेशन मिलता है या नहीं। इन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। तो ये जो आपका यंग बैंकर प्रोग्राम होता है एक्सिस बैंक का, ये आपका मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन करवाता है, जिसको शॉर्ट में माही बोलते हैं। तो टोटल ये 1 ईयर का प्रोग्राम होता है, आपका 1 साल का प्रोग्राम होता है। तो पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है और कौन कौन एलिजिबल है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है तो भी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। मतलब इसका जो मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होता है वो आपका ग्रेजुएशन होता है। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए, 50% या उससे ज्यादा होना चाहिए। आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपका 50% है। तो अगर आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो तो क्या इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो? तो हाँ, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपने एग्जाम दे दिया, आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, आप रिजल्ट के लिए अवेटेड हो, तो भी आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन जब आपका ज्वाइनिंग होगा, आपका सिलेक्शन होगा, तो आपको आपके मार्कशीट को सबमिट करना होगा। तो अगर आपने फाइनल ईयर का एग्जाम दे दिया है और अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप इस पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। तो कैसे फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं? तो इसको फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, किसी भी फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस है, तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में है तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने बीकॉम किया है, बीबीए किया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है, कुछ भी किया है, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। और उसी तरह अगर आपने मास्टर्स में एमकॉम किया है, एमबीए किया है, तो भी आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप एमकॉम या एमबीए परस्यू कर रहे हो फिर भी आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। और ये आपका जो 50% आपका ग्रेजुएशन में परसेंटेज होता है, ये आपका टोटल होना चाहिए या फिर फाइनल ईयर में होना चाहिए। मतलब सपोज किसी आपने 45 या 48% स्कोर किया था सेकंड ईयर में, लेकिन आपने फाइनल ईयर में 50% स्कोर कर दिया है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। या फिर अगर आपने फाइनल ईयर में 45 या 46% स्कोर किया है, लेकिन आपका टोटल अगर एग्रीगेट 50% निकल के आ रहा है, तो भी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो एज रिक्वायरमेंट होता है वो आपका 35 ईयर्स मैक्सिमम होता है। 35 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज्यादा अगर आपका एज है तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो 35 ईयर्स की इसकी एज लिमिट होती है। ओके, तो अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, क्या क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है मैं उसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। पहला जो स्टेप होता है, आपको पहले इसका फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। आप इसके वेबसाइट पे जाके फॉर्म को फिलअप करते हो, खुद को रजिस्टर करते हो, और आपको एप्लीकेशन फी 100 रुपीज आपको पे करने पड़ते हैं। तो जब तक आप इस फी को पे नहीं करोगे तो आपका सेकंड राउंड स्टार्ट नहीं होगा। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया बट आपका नेक्स्ट राउंड स्टार्ट नहीं होगा, आप जब एप्लीकेशन का फी पे करोगे तभी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। ओके, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 में आपका 2 लेवल होता है, एक होता है लेवल 1 और एक होता है लेवल 2। लेवल 1 में आपका असेसमेंट टेस्ट होता है, आपका टेस्ट लिया जाता है, आप पहले उसको क्वालिफाई करते हो, फिर आपका लेवल 2 स्टार्ट होता है। और इसका जो लेवल 1 में टेस्ट होता है उसमें आपका वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी और आपका रिटन इंग्लिश टेस्ट होता है। और इसका मोड ऑफ लैंग्वेज आपका इंग्लिश रहता है। और एग्जाम का जो लेवल होता है वो आपका इजी टू मीडियम रहता है। तो एक बार अगर आप जब लेवल 1 को कंप्लीट कर लेते हो या फिर आप जब क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका लेवल 2 स्टार्ट होता है। तो लेवल 2 में आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, जो कि इंटरव्यू नहीं, एक तरह का असेसमेंट ही होता है, क्योंकि इसमें आपका कोई एचआर आपका इंटरव्यू नहीं लेता है। ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका एआई इंटरव्यू लेता है। तो इसमें आपका वीडियो असेसमेंट, ये सारी चीजें होती है। तो इसमें भी कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका कुछ कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट लिया जाएगा। ओके, तो अगर आप लेवल 2 को कंप्लीट कर लेते हो, अगर आप लेवल 2 में क्वालिफाई हो जाते हैं, तो उसके बाद आपका एडमिशन लेटर आ जाता है। एडमिशन लेटर मतलब आपका मणिपाल एकेडमी के लिए आपका एडमिशन का लेटर आ जाएगा, जिसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो मणिपाल एकेडमी को। और ये मणिपाल एकेडमी आपका बेंगलुरु में है, तो ये आपको जाके ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ये आपका क्लासरूम ट्रेनिंग होता है, कोई ऑनलाइन या वर्चुअल ट्रेनिंग नहीं होता है। तो ये आपको वहां जाके ही ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ओके, तो अब बात करते हैं क्या अगर आपका ये टेस्ट छूट जाए या किसी कारण से आप इस टेस्ट को ना दे पाओ तो आपको री अटेम्प्ट करने का मौका मिलता है या नहीं। तो हाँ, अगर आपका ये टेस्ट छूट जाता है या फिर आप किसी कारण से अटेंड नहीं कर पाते हो तो आपको एक और अटेम्प्ट दिया जाता है। मतलब आपको री अटेम्प्ट करने का चांस दिया जाता है, लेकिन आपको बस एक और चांस एक्स्ट्रा मिलता है। और इन सारे टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद आपका कट ऑफ मार्क्स कितना होता है, फिर पासिंग मार्क्स कितना होता है, तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप 70% 80% स्कोर करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। और टेस्ट का जो रिजल्ट है आपका मेल पे आएगा, आपको पर्सनली आपको ईमेल पे भेजा जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आपको एडमिशन लेटर मिलता है, जो कि आपको मेल पे मिलेगा, और उसमें नेक्स्ट आपकी सारी प्रोसेस आपको बता दी जाएगी। और आपको कॉल करके भी आपको बता दिया जाएगा या फिर टेक्स्ट करके भी आपको बता दिया जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं कि ट्रेनिंग में क्या क्या होता है या फिर ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या चीजें होती है। तो इसका 1 साल का ट्रेनिंग होता है, 1 ईयर का आपका ये कोर्स होता है, और उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 3 टर्म्स में डिवाइड किया जाता है। तो पहला जो टर्म होता है वो आपका 4 महीने का होता है, और ये 4 महीने आपको क्लासरूम में ट्रेनिंग दी जाती है। आपको क्लासरूम में बैठा के आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। इसमें आपको बैंक के बारे में बताया जाता है, बैंक के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में आपको बताया जाता है, आपका ई लर्निंग
ट्रेनिंग रहता है, आपका कुछ कुछ मॉड्यूल्स भी रहते हैं, आपका केस स्टडी इसमें दिया जाता है, इसमें आपका लेक्चर होता है और साथ ही साथ इसमें आपका फील्ड विजिट भी कराया जाता है, रोल प्लेइंग भी आपको कराया जाता है और फिर आपको फाइनल ट्रेनिंग भी आपको करवाई जाती है। और इस 4 महीने की ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी भी प्रोवाइड की जाती है, जिसको सैलरी नहीं स्टिपेंड बोलते हैं, और ये आपका 5,000 पर मंथ रहता है, मतलब कि 4 महीने के लिए आपका 20,000 आपको मिलता है। तो 4 मंथ की क्लासरूम ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपका टर्म 2 आता है, जो कि आपका 3 महीने के लिए होता है और इसको इंटर्नशिप भी बोलते हैं। मतलब क्लासरूम ट्रेनिंग करने के बाद आपका 3 महीने का इंटर्नशिप होता है। तो इस इंटर्नशिप में आपको आपका ब्रांच दे दिया जाएगा, इसमें आपका कोई क्लासरूम में ट्रेनिंग नहीं होगा, इसमें आप ब्रांच में जाके काम करोगे, ब्रांच में जाके सीखोगे। और ये जो आपका ब्रांच होगा वो आपका एक्सिस बैंक के किसी भी ब्रांच में आपको दे दिया जा सकता है और किसी भी लोकेशन में पैन इंडिया में आपको दे दिया जा सकता है। तो इसमें आप वहां जाके ट्रेनिंग करोगे, वहां जाके आप काम करोगे। इसमें जो आपके सीनियर्स होंगे वो आपको ट्रेनिंग देंगे, वो आपको वहां पे काम सिखाएंगे। इसमें आपको शैडो ट्रेनिंग, मेंटरशिप, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। और इस इंटर्नशिप में भी आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। आपको कितना सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस 3 महीने के इंटर्नशिप पीरियड को खत्म करने के बाद आपका 5 महीने का ऑन द जॉब ट्रेनिंग आता है। तो लास्ट के 5 महीने में आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलता है। आप इसमें भी ब्रांच में ही काम करते हो, उसमें आपको सीनियर, सुपरवाइजर, ये सारे लोगों से आपको ट्रेनिंग मिलती है। और पहले 7 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद आपको आपका ग्रेड मिल जाता है और आपको जो ग्रेड मिलता है वो आपका असिस्टेंट मैनेजर का ग्रेड आपको मिलता है। मतलब 4 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग के बाद आपका 3 महीने का इंटर्नशिप होता है। उन दोनों को कंप्लीट करने के बाद आपको आपका ग्रेड मिल जाता है असिस्टेंट मैनेजर का, जो कि आप ब्रांच में ज्वाइन करते हो। और साथ ही साथ जो आपका 1 साल का ट्रेनिंग होता है या फिर जो आपका 1 साल का कोर्स होता है, इस कोर्स को जब आप कंप्लीट करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड की जाती है। इसका नाम होता है PGDB, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग। ये आपका मणिपाल एकेडमी के तरफ से आपको प्रोवाइड की जाती है। तो अब बात करते हैं कि इस कोर्स को करने में आपका फीस कितना लगता है, आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं। तो इसका जो टोटल फीस होता है वो आपका 2,37,288 रुपीज होता है विदाउट GST। इसके बाद आपका GST भी लगता है 18% का। टोटल जो इस कोर्स का अमाउंट होता है वो 2,80,000 के अराउंड आपका पहुंच जाता है। और इस 2,80,000 में आपका टैब का अमाउंट भी इंक्लूडेड रहता है। टैब का अमाउंट भी आपका 40,000 या 42,000 के समथिंग होता है। और इस फीस को आप कैसे भी पे कर सकते हो, आप सेल्फ फंडिंग कर सकते हो, खुद से पे कर सकते हो, या फिर आप लोन भी ले सकते हो। और आप लोन किसी भी बैंक से ले सकते हो या फिर एक्सिस बैंक से भी ले सकते हो। तो ये जो 2,80,000 रुपए आपके फीस रहती है, उसी में आपका रहने का खर्चा, आपका खाने का खर्चा, सारी चीजें इसी में आपका इंक्लूडेड रहता है। हाँ, लेकिन अगर आप अलग से कोई फैसिलिटीज लेते हो तो उसको आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है, अदरवाइज सारे फीस इसी में इंक्लूडेड रहती है। ओके, तो इस कोर्स को करने के बाद आपका बैंकिंग से सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड की जाती है और आपका जो ग्रेड मिलता है वो आपका असिस्टेंट मैनेजर का ग्रेड होता है। इसके बाद जो आपका सैलरी मिलता है, आपका जो CTC होता है वो 4,42,000 होता है, मतलब 4.42 लाख पर एनम ये आपका CTC होता है। ये आपका जो पहले आप 4 महीने ट्रेनिंग करते हो उसके बाद ही आपको ये सैलरी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। मतलब स्टार्टिंग के 4 महीना जो आपका क्लासरूम ट्रेनिंग होता है उसमें आपको 5,000 पर मंथ मिलता है। उसके बाद जो आपका 5वां महीना होता है उसके बाद से आपको CTC प्रोवाइड कर दी जाती है, जो कि आपका 4,42,000 रुपए होता है। और आपका CTC होता है, इसमें आपका डिडक्शन भी होता है। तो आपको लोन कैसे लेना है या फिर सेल्फ फंडिंग कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको आपका मेल पे आ जाएगा या फिर वो लोग आपको कॉल करके आपको समझा देंगे। ओके, तो अब बात करते हैं कि इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आपका काम क्या करना पड़ता है, आपके जॉब रूल क्या रहती है। तो इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर का ग्रेड मिलता है और आपको जो बैंक में काम करना पड़ता है वो आपका सेल्स का काम करना पड़ता है। इसमें एंड सेल्स एंड ऑपरेशन दोनों का काम करते हो, लेकिन आपका जो मेन प्राइमरी काम होता है वो आपका सेल्स का होता है। जो आपका ऑपरेशन या वॉक इन कस्टमर को डील करना होता है वो आपका सेकेंडरी काम होता है। तो एक सेल्स का प्रोफाइल है, इसमें आपको बैंकिंग के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को आपको सेल करने पड़ेंगे, जैसे कि आपका करंट अकाउंट खुलवाना हो गया, सेविंग्स अकाउंट खुलवाना हो गया, लोन करवाना हो गया, FD करवाना हो गया, क्रेडिट कार्ड सेल्स करना हो गया, FD या डीमेट अकाउंट करवाना हो गया, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो इसमें आपका सेल्स का काम होता है, इसमें आपका सेल्स का प्रेशर भी होता है, सेल्स का टारगेट भी होता है और आपको फील्ड विजिट भी करना पड़ सकता है। फील्ड विजिट मतलब आपका डोर टू डोर सेल्स नहीं, इसमें आपको घूम घूम के सेल्स नहीं करना पड़ता है, वो काम मेनली आपका सेल्स ऑफिसर का होता है। लेकिन आप असिस्टेंट मैनेजर रहते हो तो आपको आपके प्रोस्पेक्ट क्लाइंट के पास विजिट करना पड़ सकता है, उनको सर्विस देने के लिए, या फिर नए कस्टमर एक्वायर करने के लिए आपको विजिट करना पड़ सकता है। और आपको जो लोकेशन दी जाती है आपको पैन इंडिया में कहीं भी दे दिया जा सकता है। ये एज पर बैंक का रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लोकेशन अलॉट किया जाता है। आप अपना सर्कल चूज कर सकते हो अपने HR से, लेकिन फिर भी जो आपका फाइनल लोकेशन होगा वो आपका HR ही डिसाइड करेगा। और आपको आपका लोकेशन चेंज करने के लिए आपको मिनिमम 2 साल आपको काम करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप एलिजिबल होगे लोकेशन चेंज करने के लिए। तो अब बात करते हैं कि इस कोर्स के दौरान अगर आप इसे छोड़ के चले जाते हो या फिर इस कोर्स कंप्लीट आपका नहीं होता है, उसके पहले ही आप इसको छोड़ के चले जाते हो तो फिर क्या होता है। तो अगर आप इस कोर्स को बिना कंप्लीट किए चले जाते हो या फिर आपने 1 महीने या 2 महीने में आपको छोड़ देते हो तो आपका जो अमाउंट या फीस है वो नॉन रिफंडेबल होता है, मतलब आपको कोई भी रिफंड आपको नहीं मिलता है और साथ ही साथ आपको कोई सर्टिफिकेट भी नहीं प्रोवाइड किया जाएगा PGDB का। तो अब बात करते हैं कि इस प्रोग्राम को आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो अगर आप सेल्स का काम कर सकते हो, अगर आप टारगेट प्रेशर को हैंडल कर सकते हो, अंडर प्रेशर आप काम कर सकते हो, तो ही फिर आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें आपको कोई ऑफिस में सिस्टम के पास बैठ के काम करने वाला कोई काम नहीं होगा, वो आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट में होता है। लेकिन आपको जो जॉब रोल मिलेगा वो आपका सेल्स का मिलेगा। अगर आप सेल्स कर सकते हो तो ही फिर इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो इस प्रोग्राम को करने के बाद आपका बैंकिंग में सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसका एक अच्छा वैल्यू भी होता है और साथ ही साथ में आपका जॉब गारंटेड होता है। मतलब आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि ट्रेनिंग करने के बाद आपको जॉब मिलेगा या नहीं। तो इस ट्रेनिंग जब आपका स्टार्ट हो जाता है उसके बाद से ही समझ लो आप सिलेक्ट हो गए हो बैंक के लिए। तो इसमें आपका एश्योर्ड जॉब मिलता है, ऐसा ये लोग अपने वेबसाइट पे मेंशन करते हैं। बट हाँ, इसमें आप लोकेशन चूज नहीं कर सकते हो, आपको लोकेशन कहीं भी दे दिया जा सकता है पैन इंडिया में। तो बहुत सारे डिफरेंट बैंक भी है जो ये सारे प्रोग्राम को करवाते हैं। ICICI बैंक का भी PO प्रोग्राम होता है जिसका वीडियो भी आप चेक कर सकते हो। और अगर आपको कंपैरिजन वीडियो चाहिए
चाहिए कि आपका ICICI बैंक का प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना चाहिए या फिर एक्सिस बैंक का या फिर HDFC बैंक का। HDFC बैंक का भी फ्यूचर प्रोग्राम होता है। तो अगर आपको उसका कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, तो मैं उन तीनों के ऊपर एक कंपैरिजन वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी कि आपको कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन करना है और कौन से बैंक के लिए ज्वाइन करना है। और एक्सिस बैंक का यंग बैंकर प्रोग्राम का आपका रजिस्ट्रेशन बहुत ही जल्दी क्लोज होने वाला है। ये आपका 2 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। तो अभी इसका आपका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, 2 जुलाई तक आप रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग वगैरह होगा। तो 2 जुलाई आपका लास्ट डेट है। अगर आपको अप्लाई करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। मैंने सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर दिया पूरा डिटेल में। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन या कोई डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।